नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश दवे, आपका फ्रेंड और इकोनॉमिक्स ट्यूटर। एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में लॉ ऑफ सप्लाई समझाऊंगा। तो दोस्तों, आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एग्ज़ाम के लिए भी और पूरी लाइफ के लिए आपको समझने के लिए, लॉ ऑफ सप्लाई। जैसे मैंने आपको डिमांड चैप्टर में लॉ ऑफ डिमांड समझाया था, लेकिन मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, बार बार मैं एक की एक बात आप लोगों को बता रहा हूँ कि डिमांड वाले चैप्टर में हमें अपने आप को कस्टमर समझना था, हमें कस्टमर के व्यू पॉइंट से वो चैप्टर समझना था। यहाँ पर हमें प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को समझना है, और हम सब लोग प्रोड्यूसर है। तो लॉ ऑफ सप्लाई, और हम सब लोग सामान बनाकर बाजार में बेचते हैं, तो हम लोग सप्लाई करते हैं। हमारा मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना। तो हमें प्रॉफिट कब ज़्यादा मिलेगा? जब हमें प्राइस ज़्यादा मिलेगी तो हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। जब हमें प्राइस ज़्यादा मिलेगी तो हम ज़्यादा सामान बेचने के लिए रखेंगे, सप्लाई हम ज़्यादा करेंगे। तो दोस्तों, लॉ ऑफ सप्लाई और कुछ भी नहीं है, प्राइस और सप्लाई के बीच का रिलेशन है कि जब प्राइस बढ़ती है तो हम लोग क्या करते हैं एज अ प्रोड्यूसर। लॉ ऑफ सप्लाई शोज द बिहेवियर ऑफ प्रोड्यूसर। जब प्राइस बढ़ती है तो हम एज अ प्रोड्यूसर क्या करते हैं? तो जब प्राइस बढ़ेगी तो हमारे लिए फ़ायदा है, तो हम लोग क्या करेंगे? बाजार में ज़्यादा चीज़ें बेचने के लिए रखेंगे। तो जब प्राइस बढ़ेगी तब हम लोग सप्लाई बढ़ा देंगे, और जब प्राइस कम होगी तो हम लोग क्या करेंगे? सप्लाई कम कर देंगे। लेकिन अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखना है तो प्राइस और सप्लाई के बीच में ये रिलेशन काम कर पाएगा। अगर हम अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट नहीं रखेंगे दोस्तों, तो कई बार प्राइस बढ़ने के बावजूद भी सप्लाई कम हो जाती है, और कई बार प्राइस कम होने के बावजूद भी सप्लाई बढ़ जाती है। क्यों? ये क्यों होता है? अदर फैक्टर्स की वजह से। इसलिए अगर हमें लॉ ऑफ सप्लाई अच्छे से समझना है, इकोनॉमिक्स में कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी लॉ अगर आप लोगों को समझना हो, तो कुछ चीज़ें आपको एज्यूम करनी पड़ती है, कुछ चीज़ें हमें कांस्टेंट रखनी पड़ती है दोस्तों। तो इसलिए अदर फैक्टर्स को हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर लॉ ऑफ सप्लाई जब आप लिखोगे तो उसमें पहली लाइन में क्या लिखेगा, क्या क्या लिखा हुआ है? व्हेन अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। देखो दोस्तों, अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखना है। व्हेन अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट एंड इफ प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई एक्सपांड्स। अगर प्राइस बढ़ती है तो हम सप्लाई बढ़ा देंगे। एंड इफ प्राइस डिक्रीजेस सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स। और अगर प्राइस कम होगी तो हम सप्लाई क्या कर देंगे? कम कर देंगे। कितना आसान है दोस्तों लॉ ऑफ सप्लाई। सिर्फ इमेजिन करना है कि हम लोग क्या है? प्रोड्यूसर है। सो देर इज डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होगी तो सप्लाई कम होगी। एजम्पशंस, क्योंकि अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखना था तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा जो भी अदर फैक्टर्स है। फर्स्ट, प्राइस और कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। जो फैक्टर्स के पीछे हमारा खर्चा होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, वो जो खर्चा है वो कांस्टेंट रहेगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा, एज्यूम करना है। सेकेंड, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। कोई नई टेक्नोलॉजी आती नहीं है तो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। रियलिस्टिक लाइफ में ऐसा होता नहीं है दोस्तों, लेकिन हमें यहाँ पर एज्यूम करना है तो हम लॉ ऑफ सप्लाई समझ पाएंगे, नहीं तो हम लॉ ऑफ सप्लाई नहीं समझ पाएंगे। थर्ड, देर इज नो चेंज इन कॉम्पिटिशन, इट मीन्स नो एंट्री ऑफ अ न्यू फर्म एंड नो एग्जिट ऑफ अ ओल्ड फर्म। हमें ये समझना है कि जितनी कंपनियां अभी मार्केट में है उतनी ही है, कोई नई आ नहीं रही है और कोई पुरानी बंद नहीं हो रही है। तो कंपटीशन भी कांस्टेंट है। रियलिस्टिक मतलब रियलिस्टिक वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है दोस्तों, लेकिन एज्यूम करना है हमें यहाँ पर प्राइस और सप्लाई के बीच में रिलेशन समझने के लिए। फोर्थ, देर इज नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइजेस। कोई फ्यूचर एक्सपेक्टेशन करता नहीं है प्राइजेस का। एंड फिफ्थ, अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। ये सारे अदर फैक्टर्स ही थे, और भी सारे जो अदर फैक्टर्स है वो भी क्या होते हैं? कांस्टेंट रहते हैं। मतलब कोई भी चेंजेस आता नहीं है, अच्छे से सब काम चलता रहता है, कोई भी चेंज आता नहीं है। तो अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो लॉ ऑफ सप्लाई ये है कि व्हेन अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट एंड इफ प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई एक्सपांड्स एंड इफ प्राइस डिक्रीजेस सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखे और अगर प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, और अगर प्राइस कम होगी तो सप्लाई कम होगी। और अदर फैक्टर्स को हमने यहाँ पर कांस्टेंट रखा। अब दोस्तों, ये लॉ ऑफ सप्लाई को समझने के लिए हम शेड्यूल और डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं, तो आसानी से आप लोगों को समझ में आएगा। देखो दोस्तों, यहाँ पर सप्लाई शेड्यूल दिया हुआ है। अ शेड्यूल विच इज शोज डिफरेंट सप्लाईज
डिफरेंट सप्लाईज एट डिफरेंट प्राइजेज इज नॉन एज सप्लाई शेड्यूल। अलग अलग प्राइसेस पे हम कितनी सप्लाई करते, अलग अलग प्राइसेस पे सप्लाई अलग अलग हो जाती है, और यही जो बताता है शेड्यूल उसको हम सप्लाई शेड्यूल बोलेंगे। तो देखो, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, जब प्राइस 10 रुपीज़ है, सबसे कम है, हम जो चीज़ बनाते हैं उसकी मार्केट में प्राइस सबसे कम है, 10 रुपये है, तो उस वक्त हम लोग सप्लाई भी कम करेंगे, सिर्फ 100 यूनिट्स की सप्लाई करेंगे। फिर जब प्राइस बढ़कर 20 रुपीज़ हो जाती है तो हम सप्लाई बढ़ाकर 200 यूनिट्स कर देते। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ गई है, हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। वैसे ही जब प्राइस और बढ़ जाती है 30 रुपीज़ तो हम सप्लाई और बढ़ाते हैं 300 यूनिट्स। जब प्राइस और बढ़ती है 40 रुपीज़ तो हम सप्लाई और बढ़ा देते हैं 400 यूनिट्स। और जब प्राइस सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बढ़कर 50 यूनिट्स होती है तो हम सबसे ज़्यादा सप्लाई करते हैं 500 यूनिट्स, बिकॉज आवर मोटिव इज़ टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। और जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मार्केट में बेचने के लिए रखेंगे। देखो दोस्तों, यही यहाँ पर डायग्राम में समझाया हुआ है। एक्स एक्सिस के ऊपर सप्लाई लिया हुआ है और वाई एक्सिस के ऊपर प्राइस है। जब प्राइस 10 रुपीज़ है तो सप्लाई 100 यूनिट्स है, वो ए पॉइंट शो करता है। फिर बी पॉइंट क्या शो करता है? जब प्राइस 20 रुपीज़ है तब सप्लाई 200 है। फिर सी पॉइंट देखो दोस्तों, जिसमें प्राइस 30 है तब सप्लाई 300 है। दोनों को क्या कर दिया है, यहाँ पर ज्वाइन कर दिया है पॉइंट, और पॉइंट बना दिया हुआ है। फिर जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं वो, फिर जब डी पॉइंट क्या बताता है? डी पॉइंट शोज दैट व्हेन द प्राइस इज ₹40 द सप्लाई इज 400 यूनिट्स। जब प्राइस 40 रुपीज़ है तो सप्लाई 400 यूनिट्स है। और ई पॉइंट वो क्या बताता है? जब प्राइस 50 रुपीज़ है तो सप्लाई 500 यूनिट्स है। तो दोस्तों, ये पूरा जो कर्व बना है ABCDE, ये सप्लाई कर्व है। और सप्लाई कर्व जो है वो लेफ्ट साइड डाउनवर्ड से, देख लो दोस्तों आप, लेफ्ट साइड डाउनवर्ड से राइट साइड अपवर्ड की ओर शिफ्ट होता है। ये नीचे से ऊपर की ओर जाता है और प्राइस और सप्लाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इसलिए सप्लाई कर्व हैज़ ऑलवेज पॉजिटिव स्लोप। डिमांड कर्व हैज़ ऑलवेज नेगेटिव स्लोप, बट सप्लाई कर्व हैज़ ऑलवेज पॉजिटिव स्लोप, क्योंकि प्राइस और सप्लाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। और ये जो कर्व है, ये लेफ्ट साइड सप्लाई कर्व comes to the supply curve starts from the left side downward and comes to the right side upward. That's why supply curve has always positive slope. तो ये था दोस्तों लॉ ऑफ सप्लाई। कितना आसान था दोस्तों, बट इसको अच्छे से समझना, अपने आप को प्रोड्यूसर इमेजिन करना और अच्छे से समझना, और इसको अपनी नोटबुक में आप भी एक बार या 2 बार अपने आप लिखना दोस्तों। अच्छे से इसको समझना। आज के लिए हम इतना रखते हैं, एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट IMP और आपके लिए समझने के लिए भी मोस्ट IMP है। तो आज के लिए हम लोग रखते हैं इतना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय सिया राम।